Hello students, I am going to start the new chapter current electricity, which is unit number 4 है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूनिट नंबर 4 है, अप्लाइड फिजिक्स 2 के अंदर में आएगा है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि ये होता क्या है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में जितना चार्जेस का फ्लो होगा, यानी कहने का मतलब है कि एक यूनिटी टाइम में, यानी यूनिट टाइम में जितना नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होता है, वो जो रेशियोज होता है वो कहीं ना कहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर में जिस रेट से चार्जेस फ्लो होता है उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो आइए हम लोग डेफिनेशंस पे आते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक लगभग खत्म कर चुके थे। उसमें शायद हम लोग यूनिट नंबर 1 उसको बोल दिए थे, है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स 2 के अंदर में यूनिट नंबर 3 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 4 है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग डिफिनेशन लिखने जा रहा था। तो रेट ऑफ, ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर में चार्जेस के फ्लो के रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ऐसे इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जितना चार्जेस का फ्लो होगा वो रेशियो क्या कहलाएगा, इट्स कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट। तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में ये डेफिनेशन आता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो आई बराबर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। क्या, आई से। आई बराबर क्या होता है, तो अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़े, मतलब अभी लिखे कि क्या, कि फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि कहीं ना कहीं चार्ज का फ्लो होता होगा, और पर यूनिट टाइम में, यानी यूनिटी टाइम यानी टी, यानी क्यू बाई टी इसका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, है ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई को हम लोग एम्पियर, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। तो एम्पियर कब कहेंगे, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर में जो फ्लो होता है, तो वहाँ पे 1 एम्पियर कहलाता है। यानी कि इसका आई का ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेकंड, और इस कूलम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। यानी जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो कंडक्टर में, तो वो 1 एम्पियर करंट कहलाएगा। तो इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर, जो कि ऐसा यूनिट होता है करंट का। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आई भी होता है एवरेज करंट, आगे जाके डिवाइड हो जाता है। मतलब आई जो है उसको एवरेज करंट भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या फिर इंस्टेंटेनियस करंट भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो छापिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, इरेज करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी बात कर रहे थे क्या, आई एवरेज, यानी इसको एवरेज करंट बोलते हैं। ठीक है, राइटिंग गंदा हो उसके लिए भी सॉरी, अगर बाय मिस्टेक, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हमको से हो जाता है तो उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि स्पेलिंग तो सब वर्ड्स का लगभग आता ही है, पर जो धुन से लिखते हैं ना बोर्ड पे, तो वो धुन में कहीं ना कहीं कोई वर्ड्स का स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा आप लोग। तो आई एवरेज को हम लोग एवरेज करंट पढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल क्यू बाई डेल टी, है ना, डेल क्यू बाई डेल टी। वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है,
बीच बीच में देखना पड़ता है, नहीं तो सब सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, आई एवरेज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। तो डेल क्यू बाई डेल टी जो है, ये डेल क्यू डेल टी क्या है, तो ये क्या है, नेट चार्ज बटा जो टाइम का डिफरेंस है वो, मतलब कहने का मतलब है कि चेंज इन करंट, सॉरी चेंज इन चार्ज बाई चेंज इन करंट, चेंज इन टाइम, यानी कि डेल टी डेल क्यू बाई डेल टी, डेल क्यू बाई डेल टी। और एक होता है आई इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस, पूरा लिख लेते हैं, आई इंस्टेंटेनियस, है ना, आई इंस्टेंटेनियस। ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस, इसको हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। भाई ये क्या होता है, तो आई इंस्टेंटेनियस होता है डी क्यू बाई डी टी, है ना, यानी कि इसमें एक खास, एक मतलब खास एग्जैक्ट जो टाइम दिया रहा है ना, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा वो बताता है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, और एवरेज करंट कोई जो टाइम इंटरवल दिया रहता है कि दोनों टाइम इंटरवल के बीच में कितना एवरेज करंट फ्लो हुआ, है ना, वो एवरेज करंट बताएगा। इंस्टेंटेनियस करंट क्या बताता है, कोई खास एग्जैक्ट टाइम जो पूछ दिया जाता है, जैसे कि 3 सेकंड पर कितना, मतलब टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कितना करंट फ्लो हुआ, टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, यानी एग्जैक्ट कोई खास टाइम पे अगर कोई करंट पूछता है ना, तो वो इंस्टेंटेनियस करंट के अंदर में आ जाएगा। और एवरेज करंट किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में करंट फ्लो होता है जो होता है, तो उसको अगर एवरेज पूछे तो एवरेज करंट होगा। तो चलिए ये दोनों के अनुसार हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये दोनों टॉपिक और अच्छे से हम लोग को मतलब मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। Q बराबर, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें Q है, Q मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यानी Q। ठीक है, ये दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, इतना कूलम, यानी कहने का मतलब है कि एक इतना कूलम चार्ज दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग को कि फाइंड आई एवरेज एट t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक कितना करंट फ्लो हुआ वो निकालना है, यानी वो आई एवरेज हुआ, क्योंकि टाइम इंटरवल दिया हुआ ना, t इज इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, यानी वो आई एवरेज होगा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि फाइंड आई इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी ये खास एग्जैक्ट कोई टाइम पे पूछा है कि इस टाइम पे, यानी 2 सेकंड पे कितना करंट मतलब फ्लो हुआ, है ना, कितना करंट फ्लो हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पे, फिनिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आता है कि फाइंड आई एवरेज। था आई एवरेज का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई एवरेज का फॉर्मूला थोड़ा देर पहले ही तो हम लोग पढ़े थे ना, कि डेल क्यू बाई डेल टी। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, डेल क्यू बाई डेल टी, है ना। तो कहीं ना कहीं डेल क्यू, पहले नेट चार्ज हम लोग फाइंड करेंगे। नेट चार्ज फाइंड करने के लिए हमको पहले t इक्वल टू 0 पे सेट करना पड़ेगा और t इक्वल टू 2 पे मतलब देखना पड़ेगा कितना कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ना। तो q, है ना, q एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे q क्या था, तो ये वाला क्वेश्चन है, यानी इसमें t इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे, है।
इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो प्लस 3, यानी 0 प्लस 0 प्लस 3, यानी 3 कूलम, है ना। यानी कि क्यू एट टी इक्वल टू जीरो पर कितना 3 कूलम फ्लो हुआ, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब टी इक्वल टू जीरो था उस टाइम करंट ये चार्ज कितना हुआ 3 कूलम था, ठीक है। अब क्यू है, मतलब क्यू को फाइंड करेंगे टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, है ना। ये वाला इरेज कर रहे हैं। उसके बाद अब क्यू निकालेंगे एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें टी का वैल्यू पुट करेंगे 2 सेकेंड, यानी दो टी के जगह पे हम लोग टू पुट करेंगे, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 है, ये इरेज कर रहा हूँ मैं। उसके बाद टी इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2, 3 इंटू टी का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फिर 2 फिर 3, ठीक है। ऐसा ही लिख रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्यू एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, फिर टी का वैल्यू 0 पुट किया 0 पुट किया, ठीक है, 0 0 फिर 3 यानी 3 कूलम, है ना। चलो ठीक है, कूलम को सी स्मॉल सी से भी डिनोट कर सकते हैं, ज़्यादा कूलम क्यों लिखना, बड़ा फुल स्पेलिंग क्यों लिखना है, सी से डिनोट करता है ना कूलम को, ठीक है। तो 3 कूलम क्यू, अब क्यू निकाल रहे हैं एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, क्यू इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यानी कि टी का वैल्यू 2 पुट करेंगे, है ना। तो 2 पुट करने पर हमको क्या मिल रहा है, टी का वैल्यू 2 पुट किया, उसके बाद हमको क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 टू द 4 प्लस 3, 19 19 कूलम। क्या आएगा क्यू इज क्यू मतलब क्यू एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितना आएगा 19 कूलम आएगा। क्या आएगा 19 कूलम को ऐसा हम मिटा चुके हैं, फिर से लिख देंगे। हम लोग अभी क्या फाइंड किए कि क्यू जो है वो टी इज इक्वल टू 0 पे कितना था, तो 3 कूलम था, ठीक है। क्यू जो है टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना निकला, यानी 19 कूलम फ्लो हुआ था, ठीक है। यानी नेट जो नेट चार्ज हुआ वो कितना फ्लो हुआ, तो नेट चार्ज यानी कि डेल क्यू, यही तो है नेट चार्ज, यानी कहने का मतलब आखिर कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो टी इज इक्वल टू 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जितना चार्ज था वो उसका डिफरेंस, है ना। डिफरेंस डेल क्यू का मतलब क्या कि डिफरेंस ऑफ चार्जेस, यानी कि 19 माइनस 3, यानी कि कितना हुआ 16, है ना, 16 कूलम, यानी डेल क्यू का वैल्यू हमको कितना आया 16, है ना। डेल क्यू का वैल्यू हम लोग को 16 आ गया। अब इसको हम आगे बढ़ा कर लिखते हैं, डेल क्यू का वैल्यू 16 है और हमको क्या पूछ रहा है कि आई एवरेज ना, आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है डेल क्यू बाई डेल टी, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है डेल क्यू बाई डेल टी। तो डेल क्यू बाई डेल टी, यानी डेल क्यू का वैल्यू हम लोग क्या अभी लाया 16 कूलम, अभी ना लाया हम लोग, डेल क्यू का वैल्यू 16 कूलम, यानी यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब आई डेल टी, तो डेल टी क्या होगा टी इज इक्वल टू 2 से, मतलब टी इज इक्वल टू 0 से चला हुआ स्टार्टिंग हुआ था, मतलब इनिशिएट हुआ था, और टी इज इक्वल टू 2 पे तक, यानी कहीं कहीं चेंज इन टाइम कितना हुआ 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, यानी डेल टी कितना है 2, तो 16 बाई 2 यानी 18 सॉरी 8, 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8, और करंट है ना तो एम्पियर, यानी 8 एम्पियर आई एवरेज हम लोग का वैल्यू आया। आई एवरेज कितना आया डेल क्यू बाई डेल टी से हम लोग 16 बाई 2 और 16 बाई 2 यानी 8 एम्पियर, ये था आई एवरेज। आई एवरेज हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग चलेंगे आई इंस्टेंटेनियस की तरफ। आई इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया, हम इरेज कर रहे हैं इसको, ठीक है, इरेज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन तो सब इरेज हो चुका है, तो एक बार लिख देते हैं। आई इंस्टेंटेनियस हम लोग पूछे थे, आई इंस्टेंटेनियस है ना, आई इंस्टेंटेनियस करंट एज टी इक्वल टू एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और वो क्वेश्चन क्या था, तो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 कुछ ऐसा था ना, ये था क्वेश्चन, हाँ यही होगा, ये था क्यू इक्वल टू
तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंस्टेंटेनियस का डी क्यू बाई डी टी, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है डिफ्रेंसिएशन, तो इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। करते हैं डिफ्रेंशिएट, यानी क्यू का वैल्यू क्या है, ये वाला 3t² प्लस 2t प्लस 3 है ना। इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएशन, टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे टी है ना तो डी टी, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में होगा। और डिफ्रेंशिएशन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो समझ सकते हैं यहाँ पे कि सबका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3t² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसके रूप में छूटेगा। ये उतना रोज समझाएंगे नहीं, ऐसे ही समझा देते हैं। x का पावर n होता है, x का पावर n होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1, ये होता है रूल्स डिफ्रेंशिएट करने का। तो उसी के रूप में है यहाँ पे, t तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और t का पावर स्क्वायर है, यानी t का पावर स्क्वायर यानी कि इतना तो आप लोग इंटेलिजेंट हो गए कि 3 ऐसे, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, तो 3 इंटू 6t प्लस 2t का डिफ्रेंशिएशन 2, और क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, यानी 0, यानी क्या है 6t आएगा 6t, और 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 आएगा ना, खाली 2 आएगा, ठीक है। 3t² का डिफ्रेंशिएशन 6 इंटू टी, ठीक है। 2t का डिफ्रेंशिएशन 2, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि 3 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो 6t प्लस 2, ये हम लोग का वैल्यू आया है ना। अब इसमें हम टी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा था ना, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ही पूछा था कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट। तो आई इंस्टेंटेनियस हम लोग को क्या निकल के आया, इसमें t का वैल्यू पुट कर देंगे, t का वैल्यू पुट कर देंगे, ये t है ना, अरे पुट कर देना है ना। 6 इंटू टी का वैल्यू 1 था, 2 था यहाँ पे, तो 2 इंटू 2, 6 टू 12 टू 14 कूलम, सॉरी करंट है ना तो एम्पियर लिखेंगे, ठीक है। कूलम तो चार्ज का यूनिट हो गया, हम लोग करंट फाइंड कर रहे हैं तो एम्पियर ही लिखेंगे ना, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन था आई इंस्टेंटेनियस का। एक बार चेक कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एट आई इंस्टेंटेनियस ना, आई इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो उसको ये तो क्वेश्चन है, तो हमारा जो क्वेश्चन ये है ना कि ये q इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 3 ये दिया हुआ है। जब ऐसा दिया रहता है तो ये पूरा q का वैल्यू होता है, ये क्या पूरा q का वैल्यू होता है, कूलम लिख देते हैं इसका यूनिट कूलम, ठीक है। तो ये जो है वो q का वैल्यू है, और इसका फॉर्मूला आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है dq बाई dt, dq बाई dt यानी डिफरेंशिएशन ऑफ q, टोटल q का जो है ना उसका डिफरेंशिएशन किसके टर्म में, t के टर्म में। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमको क्या 3 टू 6t प्लस 2t का 2 और 3 का 0, इसके बाद जो आया हम लोग का डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें t का वैल्यू पुट किए, तो t का वैल्यू 2 पुट किए, t का वैल्यू 2 पुट किए, 6 इंटू 2 14, सॉरी 6 इंटू 2 12, और 12 प्लस 2 14, 14 एम्पियर। एम्पियर क्यों, क्योंकि आई है ना, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो आंसर एम्पियर में ही ना आएगा ना। ये था हमारा आई इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे और हम किस पे चलेंगे, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं, इसके पहले चार्ज भी पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज ये सब है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे।
फिर उसका ऐसा यूनिट था तो पढ़ ही चुके थे। फिर फार्मूला भी पढ़े थे। इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग फार्मूला जाने कि आई बराबर क्यू बाई टी होता है। आई बराबर क्यू बाई टी में फिर आई इंस्टेंटेनियस, आई एवरेज भी पढ़े, उसके क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ओम्स लॉ पे, है ना। ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। तो जूनियर क्लास में यानी क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे क्या कि ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर्स पे वैलिड है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे वैलिड है, यानी कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल्स मतलब फिजिकल्स टेम्परेचर्स और फिजिकल्स प्रेशर्स, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, तब वो वैलिड है ओम्स लॉ। लेकिन हाँ वो तो सही है स्टेटमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सीनियर क्लास में आ चुके हैं तो हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर ना लिख के हम लोग एक लो टेम्परेचर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान से समझिएगा आप लोग, कांस्टेंट टेम्परेचर जो बोलते हैं लिखते हैं, यानी कहने का मतलब इसमें कहीं इसका वैल्यू हम लो भी लिख सकते हैं, यानी लो टेम्परेचर भी ले सकते हैं हम लोग। कांस्टेंट कुछ भी तो हो सकता है, लो टेम्परेचर या फिर कांस्टेंट में हम लोग लार्ज टेम्परेचर भी ले सकते हैं, लार्ज टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर लो भी हो सकता है या फिर लार्ज टेम्परेचर, लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर भी ले सकते हैं, लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है ना कि अगर लार्ज टेम्परेचर यानी कहने का मतलब लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर जब ज़्यादा यानी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे तो है कि कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा और उस टाइम टेम्परेचर का वैल्यू ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो होता है ना, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका करंट के अंदर कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी बढ़ाएंगे क्या मतलब एक बड़ा सा लार्ज वैल्यू ले लेंगे टेम्परेचर्स का, उस टेम्परेचर पे हम लोग ओम्स लॉ को मतलब ये ओम्स लॉ देखेंगे, ट्राई करेंगे, है ना। उसके बाद यानी कहने का मतलब टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर यहाँ पे है, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यानी क्या कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि करंट का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, जो कि सही नहीं होगा। इसलिए हम लोग ये जो ओम्स लॉ में हम लोग एट लो टेम्परेचर लिखेंगे। क्यों? लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू ज़्यादा देगा, क्योंकि V बराबर आई आर होता है ना। V बराबर आई आर होता है ओम्स लॉ में, यानी कि R जो है जितना ज़्यादा कम उतना ही मतलब वोल्टेज कम, यानी ये तो ठीक है। तो R बराबर क्या होता है, V बटा आई, यानी I बराबर V बटा R। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही ना ज़्यादा हमको करंट मिलेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम कब होगा, जब टेम्परेचर लो लेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और आर के बीच में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और हमको रेजिस्टेंस ज़्यादा लेना नहीं है, रेजिस्टेंस कम लेना है, यानी कहने का मतलब टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इस ओम्स लॉ में हम लोग लो टेम्परेचर पे हम लोग चलेंगे, है ना। चलिए, इतना समझाने के बाद आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि ओम्स लॉ कब होगा, एट लो प्रेशर या फिर टेम्परेचर। तो एट लो टेम्परेचर लिख देते हैं खाली, एट लो टेम्परेचर, है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग एट लो टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में बह रहे इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस कंडक्टर में दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट। यही ओम्स लॉ कहता है। और ये जितना भी होगा ना इंसिडेंट फेनोमेना, वो लो टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, इसके पहले जूनियर क्लास में लोग
कांस्टेंट टेम्परेचर पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग लो टेम्परेचर रखेंगे। हायर क्लास में है हम लोग, है ना, तो हायर क्लास में लो टेम्परेचर लेकर चलना पड़ेगा, हम पहली बार बोल रहे हैं। तो एट लो टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना टू द पोटेंशियल डिफरेंस, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। एट लो टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across its टर्मिनल, है ना, कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा उसके डायरेक्टली, यानी समानुपाती, हिंदी में बोलते हैं समानुपाती होगा क्या, उसमें बह रहे धारा यानी करंट। ज़्यादा हिंदी में नहीं जाएंगे, हमको उतना हिंदी भी नहीं आता है ना, बिकॉज आई एम फ्रॉम CBSE, ओके। तो एट लो टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल, है ना। अब आप लोग कमेंट भी करोगे कि सर ओम्स लॉ जो है वो लो टेम्परेचर पे आप कैसे लिख दिए, हम लोग तो पढ़ते थे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे वैसे वैसे समझ में आता रहेगा, पहले इतना हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ को चलिए हम लोग प्रूव भी करते हैं कि आखिर ओम्स लॉ को प्रूव करने पर क्या हम लोग को आता है। पहले देख लेते हैं, वीडियोस पॉज तो नहीं हुआ है, हाँ चलिए ठीक है। तो क्या होता है ना कि ओम्स लॉ यानी कि हाँ डेफिनेशन पे चलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट यानी आई, है ना, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कह सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कह सकते हैं ना। जब आई वी के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वी भी तो आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब इस मतलब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग कोई ना कोई कांस्टेंट देते हैं ताकि इक्वल साइन आ जाए। तो इक्वल साइन देने के लिए हम लोग आर लगाएं इंटू आई, यानी वी बराबर आई इंटू आर, जहाँ पे आर क्या है, आर जो है कहीं ना कहीं, इसके लिए यहाँ पे अभी बोल सकते हैं कि ये आर जो है, आर वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ किसका, तो वो कंडक्टर का, जो कंडक्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी जब बह रहा था, फ्लो हो रहा था, यानी आर जो, जहाँ पे आर क्या है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं पे मिस्टेक्स तो नहीं है ना। ओम्स लॉ एट लो टेम्परेचर, है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसको हटाने के लिए इक्वल साइन दिए, इक्वल साइन आया तो यानी इसके यहाँ पे क्या आर आया, आर वहां पे क्या है, जहाँ पे आर क्या है, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर था ना उसका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो V बराबर आई आर, यही है ओम्स लॉ, ठीक है। ये सब आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा सिलेबस में था इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके। Pause the video before not it on, ठीक है। V बराबर आई आर, तो आई क्या है, करंट है, यानी एम्पियर होगा। चलिए उतना नहीं, हम लोग आर निकाल रहे हैं ना, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आर बराबर क्या होगा, वी बाई आई। आर बराबर वी इज इक्वल टू आई, प्रोडक्ट में है, इसको इधर लाए तो डिवाइड में हो गया, है ना, मल्टीप्लाई में था आई, अरे इधर लाए तो डिवाइड में हुआ ना, तो वी बाई आई। वी यानी वोल्ट है, ऐसा यूनिट वोल्ट, अरे होगा, हाँ होगा। आई करंट है, तो करंट को एम्पियर में
लिखते हैं ऐसा यूनिट, यानी वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, इस वोल्ट पर एम्पियर को ही नाम दिया गया है ओम, जिसको हम लोग ओम बोलते हैं, है ना। तो ओम क्या है, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर को एक ओम बोलते हैं। और ओम जो है वो ऐसा यूनिट है आर का, यानी आर का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो अब आते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड्स, किस किस चीज पे आर जो है वो डिपेंड करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, वीडियो रुका तो नहीं है, नहीं। फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड्स, तो पहला आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी इसके पहले जो टॉपिक चल रहा था ओम्स लॉ, उसी पे तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि आर जो है रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर में उतना ही उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, यानी कि आर बराबर ये इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, ये अच्छा चीज़ है। आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। R is equal to R naught minus R is equal to R naught into 1 plus alpha t minus t naught, है ना। अब इसमें R naught अल्फा ये सब क्या है उसके बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा डेरिवेशंस होता है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें कुछ जान लेते हैं, ये अभी और आगे पढ़ना है। तो R क्या है, तो R रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर देख लेते हैं कहीं मिस्टेक्स तो नहीं। फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड्स, पहला क्या आती है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी टी यहाँ पे टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो आर बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे आर क्या है, ये वाला आर क्या है, तो रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर, यानी हायर टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा वो आर है। आर नॉट क्या है, आर नॉट यार स्क्रीन पे देखते हैं, रुको, हाँ आर नॉट क्या है, तो आर जो है वो रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस ही है, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन एट लो टेम्परेचर, यानी लोअर